Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC, Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड के ABST के पेपर फर्स्ट की, जो कि इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स है। इससे संबंधित वीडियोस पूर्व में भी मैंने आपको भेजे हैं और आज अपन बात करेंगे प्रिकोसाइट्स, अनुलाभ। सर्वप्रथम तो अपने को ये मालूम होना चाहिए कि अनुलाभ क्या होते हैं। इससे संबंधित अनुलाभों की परिभाषा से संबंधित वीडियो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जिसमें अनुलाभ, और एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अनुलाभ वो होते हैं जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को कोई सुविधाएं या लाभ जो दिए जाते हैं उनको अनुलाभों में शामिल किया जाता है, जिनको मुद्रा में अपन मापा जा सके तो उसको अनुलाभ कहते हैं। और सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ मैंने आपको इससे पूर्व वाले वीडियो में बताए थे। और आज अपन बात करेंगे केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ और सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभों के बारे में। केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, प्रिकोसाइट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। तो सबसे पहले तो अपने को यह मालूम होना चाहिए कि विशिष्ट कर्मचारी कौन होता है। तो इसके लिए अपन बात करते हैं विशिष्ट कर्मचारी कौन होगा। तो विशिष्ट कर्मचारी से आज से एक ऐसा कर्मचारी जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाता है। अब वो 3 शर्तें कौन सी है? सबसे पहले वाली है वह कंपनी का संचालक हो, अर्थात वह कंपनी का संचालक होगा तो वह विशिष्ट कर्मचारी होगा। पहली बात, कर्मचारी का संचालक नहीं है तो उसका नियोक्ता कंपनी में सारवान हित हो। जिस कंपनी में वो कर्मचारी है उसका उस कंपनी में वह 20% मताधिकार वाले अंश हो। मतलब सारवान हित हो अर्थात उसके नियोक्ता कंपनी में कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, वह इन अंशों का लाभ भोगी स्वामी हो। कहने का मतलब यह है कि उसका नियोक्ता कंपनी में सारवान हित हो, अर्थात उसके पास नियोक्ता कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश हो, वह इन अंशों का लाभ भोगी स्वामी हो। और तीसरी बात है वह गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो। मौद्रिक आय जो कि कर योग्य, जो टैक्सेबल इनकम अपन कैलकुलेट करते हैं, उसमें 50,000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। तो इन तीनों शर्तों में से अगर एक भी शर्त वह पूरी करता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। तो 3 शर्तें कौन कौन सी, एक बार दोबारा रिपीट। वो संचालक मंडल का कंपनी का संचालक हो सकता है, कंपनी में सारवान हित हो सकता है उसका, या फिर 20% मताधिकार वाले अंशों का स्वामी हो सकता है और उनका लाभ उसी को प्राप्त होता हो, या गत वर्ष मौद्रिक कर योग्य आय की राशि 50,000 रुपये से अधिक हो। तो इन तीनों में से एक भी शर्त पूरी करता है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। 50,000 रुपये की गणना करने के लिए वेतन में क्या क्या सम्मिलित करेंगे? मौद्रिक आयों को सम्मिलित किया जाएगा, मुद्रा में जो आय है उनको सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें मूल वेतन, सभी प्रकार के भत्तों की कर योग्य राशि, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश वेतन, यात्रा सहायता का कर योग्य भाग, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान, चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का कर योग्य भाग, जीवन बीमा पॉलिसी,
व वार्षिकी का नियोक्ता द्वारा भुगतान, कर्मचारी द्वारा किए गए व्यक्तिगत यों की नियोक्ता द्वारा भुगतान या प्रतिपूर्ति इत्यादि, ये सभी चीज़ें जोड़ करके उसका अगर 50,000 रुपये टैक्सेबल इनकम बनती है तो वह विशिष्ट कर्मचारी कहलाएगा। किंतु भविष्य निधि का कर योग्य भाग को नहीं लेते, भविष्य निधि को छोड़ देंगे। उपयुक्त सभी राशियों जो मैंने आपको बताई है का योग को सकल मौद्रिक आय कहा जाता है। इन सब को जोड़ेंगे, सबका मतलब मूल वेतन, सभी प्रकार के भत्ते जो कर योग्य राशि है, बोनस, कमीशन, ग्रेजुइटी, पेंशन, क्षतिपूर्ति, अर्जित अवकाश, वेतन, यात्रा सहायता, इन सब को जोड़ करके इसकी सकल मौद्रिक आय, इसको सकल मौद्रिक आय कहा जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो सकल मौद्रिक आय प्राप्त होगी अपने को। इस योग की कुल राशि में से धारा 16 में वर्णित फर्स्ट, धारा 16 में क्या है? फर्स्ट है प्रमाणित कटौती और मनोरंजन भत्ते की कटौती एवं नियोजन कर की कटौती घटा दी जाएगी। इन ये जो अपने टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद मनोरंजन भत्ते की कटौती, नियोजन कर की कटौती और प्रमाणित कटौती, ये तीनों घटा दी जाएगी। और यदि शेष बची हुई राशि 50,000 रुपये से अधिक हो तो ही कर्मचारी विशेष श्रेणी का कर्मचारी माना जाएगा, अन्यथा नहीं। एक विशेष कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क अथवा रियायती दर के लाभ एवं सुविधाएं कर योग्य होती है। निःशुल्क दी हुई हो या रियायती दर पर दी गई हो तो उन सबको अपन टैक्सेबल मानेंगे, सुविधाएं कर योग्य होगी। अब ये सुविधाएं कौन कौन सी हैं? कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा सुविधा, अगर कर्मचारी को पढ़ाया जाता है, कर्मचारी के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो वो संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। संपूर्ण राशि का मतलब कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा की जो सुविधा दी जाती है और उन पे जो खर्चा किया जाता है वो सारी की सारी टैक्सेबल वे में जोड़ा जाएगा। दूसरी है बिजली, पानी, गैस की सुविधा। बिजली, पानी और गैस की सुविधा अगर दी हुई है तो वो भी संपूर्ण राशि टैक्सेबल होगी। तीसरी है घरेलू नौकर, घर में अगर कोई नौकर की सुविधा दी हुई है, माली की सुविधा हो सकती है, चौकीदार की सुविधा हो सकती है, फराज की सुविधा हो सकती है, रसोइया की सुविधा होती है। इन चारों की घरेलू नौकर की सुविधा मतलब घरेलू नौकर की सुविधा में इन चारों को माली गार्डनिंग का काम करेगा, चौकीदार पहरे का काम करेगा, फराज सफाई का काम करेगा और रसोइया खाना बनाने का काम करेगा। अगर ये सुविधाएं दी गई है तो ये भी टैक्सेबल होगी। इसके बाद होता है मोटर कार की सुविधा। अगर मोटर कार की सुविधाएं दी गई है उसको तो वो भी टैक्सेबल होगी। कर्मचारी को कोई सुविधा देने और कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करने में अंतर है। सुविधा देने और कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान करने में अंतर है। सुविधा देने का मतलब उपयुक्त सुविधाएं केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य होगी। सुविधाएं अगर दी हुई है तो वो विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे नियोक्ता ये सुविधाएं अपने साधनों में से दे या इनके लिए अन्य व्यक्तियों को भुगतान करें। लेकिन यदि इन सुविधाओं के संबंध में कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता करता है तो ऐसा भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। दो डिफरेंस है, सुविधाएं और दायित्व का भुगतान। तो जो दायित्व का भुगतान अगर करता है तो वो सभी कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल होगा। ध्यान रखने की बात है कि जो दायित्व का अगर भुगतान करता है तो सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। और अगर वो सुविधाएं दी गई है तो ये विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही टैक्सेबल होगी। यदि कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन मिला है तो विशिष्ट कर्मचारी के निर्धारण में सभी नियोक्ताओं से प्राप्त वेतन को सम्मिलित किया जाएगा। अगर एक कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता है तो उन सभी की से प्राप्त होने वाली आय को अपन शामिल करेंगे। ठीक है। इसके बाद यदि कर्मचारी दो या दो से अधिक संस्थाओं में कार्यरत है, वह उनमें से किसी एक में संचालक अथवा किसी एक कंपनी में सार्वजनिक है, दो जगह वो कार्यरत है और किसी एक कंपनी में संचालक अथवा एक कंपनी में सार्वजनिक
तथा उक्त अनुलाभ केवल इसी कंपनी ने दिए हैं तभी कर योग्य होंगे। मतलब एक्स और वाई दोनों कंपनियों में कर्मचारी है और वाई कंपनी में अगर वो उसका सार्वजनिक हित है या फिर 20% हिस्सा है या संचालक है, तो इस कंपनी वाई कंपनी के द्वारा अगर वो सुविधाएं दी गई है तो ही उन अनुलाभों को अपन टैक्सेबल मानेंगे। ऐसा कंपनी जिसने उक्त अनुलाभ दिए हो किंतु कर्मचारी को उसमें सार्वजनिक हित नहीं हो अथवा उसका संचालन नहीं हो, तो ऐसे अनुलाभ विशिष्ट कर्मचारी के लिए कर योग्य नहीं होंगे। तो अगर मान लो वाई ने दिया है और वाई में उसका सार्वजनिक हित है, तो वो वाई से प्राप्त राशि को ही वहन करेगा। दोबारा बता देता हूं आपको, एक संचालक है अथवा किसी एक कंपनी में सार्वजनिक हित है तथा उक्त अनुलाभ केवल इसी कंपनी ने दिए हैं तभी ये कर योग्य होंगे। अगर यही कंपनी जैसे वाई में है और वाई ने अगर ये सुविधाएं दी है तो ही वो कर योग्य होंगे, अगर अक्ष ने दिए हैं तो वो टैक्सेबल नहीं होंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, इन दोनों के अलावा टैक्सेबल और विशिष्ट कर्मचारियों के लिए टैक्सेबल, इनको छोड़ करके बाकी जो लाभ हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होते हैं। अतः ऐसी सुविधाओं के मूल्य को किसी भी कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। थैंक यू। आपको इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।